नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं तरल दवाओं की दुनिया में। मतलब वो सिरप, लोशन, ड्रॉप्स जो अक्सर हमारी दवा कैबिनेट में दिखते हैं। लगते तो बड़े आम हैं, पर इनको बनाने का विज्ञान काफ़ी दिलचस्प है। हमारे पास फार्मास्यूटिकल साइंस से जुड़े कुछ दस्तावेज और नोट्स हैं। ये बताते हैं कि ये तरल दवाएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बनती हैं और क्या चीज़ इन्हें असरदार बनाती हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद है इन स्रोतों से ज़रूरी बातें निकालना, ताकि हम सब समझ सकें कि एक मान लीजिए खांसी का सिरप और त्वचा के लोशन के पीछे क्या चल रहा होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोफेजिक लिक्विड्स की। सुनने में थोड़ा भारी शब्द है, पर मतलब सीधा है। ये वो तरल हैं जिनमें दवा पूरी तरह घुल जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे चीनी पानी में घुल जाती है। नतीजा होता है एक साफ, एक जैसा दिखने वाला घोल। हाँ, और फार्मास्यूटिकल भाषा में इन्हें सॉल्यूशंस या विलियन कहते हैं। इनको बनाने के कुछ मुख्य तरीके जानकारी में सामने आते हैं। एक तो है सीधा घोल देना, मतलब दवा को किसी सही तरल जैसे पानी या अल्कोहल में मिला देना। दूसरा है रासायनिक क्रिया करवाना, जहां दो या ज्यादा चीजें मिलकर एक घुलनशील पदार्थ बनाती हैं। और तीसरा है किसी प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधे से उसका सक्रिय तत्व निकालकर घोल तैयार करना। अच्छा, मतलब सिर्फ घोलना ही नहीं, रिएक्शन से भी सॉल्यूशन बन सकता है। स्रोतों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का एक बड़ा अनोखा उदाहरण दिया गया है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि गर्म करने पर चीजें ज्यादा घुलती हैं, पर यहाँ कहानी उल्टी है। ये वाकई एक दिलचस्प अपवाद है। जानकारी के अनुसार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठंडे पानी में ज्यादा घुलता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम घोलने के लिए करीब 700 मिलीलीटर पानी लगता है। लेकिन अगर तापमान 80 डिग्री कर दें तो उसी 1 ग्राम के लिए 3000 मिलीलीटर पानी चाहिए। बाप रे, 3000! हाँ, इसीलिए इसे ठंडी जगह पे रखने की सलाह दी जाती है। और इसे हवा से भी बचाना पड़ता है ना। बिल्कुल, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है। अच्छा, और वो घुलता नहीं है, सॉल्यूशन को धुंधला कर देता है। तो इसे कसकर बंद रखना जरूरी है। इसका इस्तेमाल पेट की एसिडिटी कम करने और त्वचा पर एस्ट्रिंजेंट की तरह भी होता है। फिर आयोडीन के कई सॉल्यूशंस का जिक्र है। स्ट्रॉन्ग, वीक, एक्वियस, जिसे लुगोल्स सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki का क्या रोल है? लगता है ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आयोडीन खुद पानी में आसानी से नहीं घुलता। पोटेशियम आयोडाइड यहाँ घुलनशीलता बढ़ाने में मदद करता है। ये आयोडीन के साथ मिलकर पॉली आयोडाइड आयन बनाता है, जो पानी में घुल जाते हैं। ओह, तो ये ट्रिक है। हाँ, इसी वजह से लगभग सभी आयोडीन सॉल्यूशंस में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। अलग-अलग सॉल्यूशंस में आयोडीन और Ki की मात्रा और कभी-कभी अल्कोहल की मात्रा भी अलग होती है, जिससे उनका उपयोग भी बदल जाता है। कुछ थायराइड समस्याओं में काम आते हैं, तो कुछ एंटीसेप्टिक की तरह। और एक पोविडोन आयोडीन भी है जो आजकल काफी आम है। वो कैसे अलग है? पोविडोन आयोडीन में आयोडीन एक बड़े पॉलीमर मतलब पोविडोन के साथ जुड़ा होता है। ये जुड़ाव आयोडीन को धीरे धीरे रिलीज करता है। अच्छा, स्लो रिलीज जैसा। हाँ, बिल्कुल। इसका फायदा ये है कि ये त्वचा पर कम जलन करता है और इसका असर ज्यादा देर तक रहता है। इसलिए ये एक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक है। स्रोतों के अनुसार इसमें लगभग 9 से 12% उपलब्ध आयोडीन होता है। इनके अलावा भी कई तरह के मोनोफेजिक लिक्विड्स का जिक्र मिलता है, जैसे सिरप, वो मीठे वाले जो होते हैं, गाढ़े भी। चीनी, जबकि यूएसपी वजन प्रति वॉल्यूम मतलब WV 100 मिलीलीटर सिरप में 85 ग्राम चीनी के हिसाब से बताता है। तो स्टैंडर्ड में भी फर्क है। हाँ, ये दिखाता है कि मानक थोड़े अलग हो सकते हैं। और इसी तरह लिंक्टस है, ये खांसी के लिए होते हैं और सिरप से भी ज्यादा गाढ़े होते हैं। इन्हें धीरे धीरे पीने को कहा जाता है ताकि गले में एक परत सी बन जाए। अच्छा, गले को कोट करने के लिए। बिल्कुल। फिर टिंचर है जो अक्सर अल्कोहल में बने पौधों के अर्क होते हैं। यहाँ भी IP और USP की परिभाषा में थोड़ा अंतर है कि क्या रासायनिक पदार्थ का अल्कोहलिक घोल टिंचर कहलाएगा या नहीं। एलिक्सिर भी है, मीठे सुगंधित, जिनमें अल्कोहल होता है। और फिर रोजमर्रा की चीजें जैसे माउथ वॉश, गार्गल, नेजल स्प्रे, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स। हाँ, और बाहरी इस्तेमाल के लिए लोशंस होते हैं जिन्हें बिना रगड़े लगाते हैं, और लिनेमेंट्स जिन्हें रगड़कर लगाना होता है। रगड़कर मतलब इससे दर्द वगैरह के लिए।
हाँ, अक्सर मांसपेशियों के दर्द या अकड़न के लिए। और एक स्पिरिट्स भी है जो अल्कोहल में सुगंधित चीजें घोलकर बनते हैं। हाँ, कैलामाइन लोशन का भी जिक्र है, उसमें जिंक ऑक्साइड होता है। हाँ, तकनीकी रूप से ये एक सस्पेंशन है क्योंकि इसमें ठोस कण तरल में फैले होते हैं, पर इसे बाहरी उपयोग के लिए लोशन कहा जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई प्रकारों की बात, लेकिन इन दवाओं को असरदार और इस्तेमाल लायक बनाने के लिए सिर्फ दवा और घुलने वाला तरल, वो सॉल्वेंट ही काफी नहीं होता होगा। स्रोतों में कई और चीजों का जिक्र है जो इनमें डाली जाती हैं, एडिटिव्स। हाँ, ये एडिटिव्स बहुत जरूरी काम करते हैं। बहुत सारे होते हैं, जैसे वेहिकल। ये वो मुख्य तरल है जिसमें दवा घोली या फैलाई जाती है। पानी सबसे आम है, पर जरूरत के हिसाब से अल्कोहल, ग्लिसरीन या तेल भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। फिर प्रिजर्वेटिव्स। पानी वाली दवाओं में बैक्टीरिया या फंगस पनप सकते हैं, तो इन्हें रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव जरूरी हैं, जैसे बेंजोइक एसिड या पैराबेंस। हाँ, ये तो बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। फिर स्वीटनर्स है। दवाओं का कड़वापन छुपाने के लिए चीनी, सॉर्बिटॉल या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं। फ्लेवर्स भी डालते हैं दवा को ज्यादा स्वीकार्य बनाने के लिए। जानकारी में ये भी बताया गया है कि किस तरह के स्वाद को छुपाने के लिए कौन सा फ्लेवर बेहतर काम कर सकता है। जैसे कड़वे स्वाद के लिए मिंट या चॉकलेट अच्छा रहता है। अच्छा, फ्लेवर की भी साइंस है? हाँ, फिर एंटीऑक्सीडेंट्स है। कुछ दवाएं हवा के संपर्क में आकर खराब हो सकती हैं, ऑक्सीडाइज हो सकती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी या BHA, BHT उन्हें ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। रंग भी मिलाते हैं कभी-कभी, और गाढ़ापन बढ़ाने वाले एजेंट्स भी जरूरत के हिसाब से डाले जाते हैं। और इन्हें बनाने में चुनौतियां भी आती होंगी। क्या सिर्फ सब कुछ मिला देना काफी है? ऐसा तो नहीं लगता। नहीं, चुनौतियां कई हैं। सबसे बड़ी है दवा की घुलनशीलता, मतलब सॉल्युबिलिटी, दवा को घोलना। कई नई दवाएं पानी में आसानी से नहीं घुलती। दूसरी है स्थिरता, स्टेबिलिटी, मतलब दवा समय के साथ खराब न हो, अपना असर ना खोए। और अगर इंजेक्शन या आई ड्रॉप्स हैं, तो स्टेरिलिटी, यानी पूरी तरह जीवाणु रहित होना भी जरूरी है। वो एक अलग ही चुनौती है। घुलनशीलता की समस्या से कैसे निपटते हैं? अगर दवा पानी में नहीं घुल रही तो वो क्या करते हैं? इसके लिए फार्मासिस्ट कई तरीके अपनाते हैं। एक है कोसॉल्वेंसी। कोसॉल्वेंसी? हाँ, मतलब पानी के साथ थोड़ा अल्कोहल या ग्लिसरीन जैसा दूसरा सॉल्वेंट मिलाना, जिसमें दवा बेहतर घुलती हो। अच्छा, मिक्स एंड मैच जैसा? कुछ वैसा ही। दूसरा है सोल्यूबलाइजेशन। इसमें कुछ खास एजेंट्स, जिन्हें सर्फेक्टेंट्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल करके दवा की घुलनशीलता बढ़ाई जाती है। वो दवा के कणों के चारों ओर एक परत सी बना लेते हैं, जिससे वे पानी में घुलनशील हो जाते हैं। दिलचस्प। एक और तरीका हाइड्रोट्रॉपी है, जिसमें कुछ एडिटिव ज्यादा मात्रा में मिलाने पर कम घुलनशील दवा की घुलनशीलता बढ़ जाती है। ये सारी तकनीकें सुनिश्चित करती हैं कि दवा शरीर में जाने के लिए सही रूप में तैयार हो। ये तो हुई मोनोफेजिक यानी एक रूप तरल दवाओं की बात। काफी कुछ है इसमें। अब आते हैं बायोफेजिक लिक्विड्स पर। जैसा कि नाम से जाहिर है, इनमें दो अलग अलग फेज या अवस्थाएं होती हैं जो आपस में पूरी तरह घुलती नहीं। ये अक्सर धुंधले या दूधिया दिखते हैं। सही कहा। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, इमल्शन और सस्पेंशन। पहले इमल्शन को समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये दो ऐसे तरल पदार्थों का मिश्रण है जो सामान्य रूप से आपस में मिलते नहीं, जैसे तेल और पानी। हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद दूध है। फार्मास्यूटिकल इमल्शन में या तो तेल की छोटी छोटी बूंदें पानी में फैली होती हैं, ऑयल इन वाटर। हाँ, OW कहते हैं उसे, या फिर पानी की छोटी बूंदें तेल में फैली होती हैं। इसे वाटर इन ऑयल या WO कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से अस्थिर होते हैं, मतलब थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो तेल और पानी अलग हो जाएंगे। ये अलग कैसे होते हैं? क्या बस रखे रखे तेल ऊपर आ जाता है? हाँ, वो एक प्रक्रिया है, क्रीमिंग। इसमें हल्की बूंदें जैसे तेल की पानी में ऊपर इकट्ठा हो जाती हैं, या भारी बूंदें नीचे बैठ जाती हैं, बिल्कुल दूध में मलाई आने की तरह। अच्छा, जैसे मलाई ऊपर आ जाती है। हाँ, इसे हिलाकर अक्सर ठीक किया जा सकता है। ये प्रक्रिया बूंदों के आकार, दोनों तरल के घनत्व के अंतर और बाहरी तरल के गाढ़ेपन पर निर्भर करती है। इसी को स्टोक्स का नियम, स्टोक्स लॉ समझाता है। मूल रूप से बड़ी या हल्की बूंदें तेजी से ऊपर आएंगी। लेकिन अगर ये पूरी तरह अलग हो जाए तो फिर लाने से भी काम नहीं चलेगा? अगर बूंदें आपस में जुड़कर बड़ी हो जाएं और फिर तेल और पानी की परतें बिल्कुल अलग हो जाएं, तो उसे ब्रेकिंग या क्रैकिंग कहते हैं। ब्रेकिंग? हाँ, ये स्थिति वापस ठीक नहीं की जा सकती, मतलब इरिवर्सिबल होती है।
और तब इमल्शन को खराब माना जाता है। तो फिर इन्हें टूटने से बचाने के लिए क्या करते हैं? इन्हें स्थिर कैसे रखते हैं? इसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स या सर्फेक्टेंट्स का इस्तेमाल होता है। ये खास अणु होते हैं जिनका एक सिरा तेल को पसंद करता है, हाइड्रोफोबिक, और दूसरा पानी को, हाइड्रोफिलिक। ये तेल और पानी के मिलने की जगह इंटरफेस पर जाकर एक फिल्म बना लेते हैं। ये फिल्म बूंदों को आपस में जुड़ने से रोकती है। सोचिए जैसे ये दोनों के बीच एक तरह के शांति दूत का काम करते हैं। अच्छा, क्या कोई भी सर्फेक्टेंट किसी भी इमल्शन के लिए काम कर जाता है या चुनना पड़ता है? नहीं, सही एजेंट चुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए HLB सिस्टम मदद करता है। HLB वो क्या है? हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस। हर सर्फेक्टेंट को एक HLB नंबर दिया जाता है जो बताता है कि वो पानी को ज्यादा पसंद करता है या तेल को। कम HLB नंबर वाले, जैसे 3 से 6, WO इमल्शन के लिए अच्छे होते हैं, जबकि ज्यादा HLB नंबर वाले, जैसे 8 से 16, OW इमल्शन के लिए बेहतर होते हैं। अच्छा, नंबर से पता चलता है? हाँ, जैसे प्राकृतिक गोंद अकेशिया या सिंथेटिक एजेंट्स जैसे ट्विन्स और स्पैन्स का इस्तेमाल होता है। ये HLB सिस्टम एक तरह का तराजू है, एक तरफ पानी का खिंचाव, दूसरी तरफ तेल का। सही संतुलन वाला एजेंट ही इमल्शन को टिकाए रखता है। इन्हें बनाने के खास तरीके भी हैं। आपने कुछ मेथड्स का नाम लिया था शायद। हाँ, स्रोतों में ड्राई गम मेथड और वेट गम मेथड का जिक्र है। इनमें तेल, पानी और इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे अकेशिया गम का एक खास अनुपात लेकर पहले एक गाढ़ा प्राइमरी इमल्शन बनाया जाता है, फिर धीरे धीरे बाकी तरल मिलाया जाता है। और ये कैसे पता करते हैं कि OW बना है या WO? उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे डाई टेस्ट में तेल या पानी में घुलने वाली डाई डालकर देखते हैं कि रंग कहाँ फैला है। अगर पानी वाली डाई पूरे में फैल गई तो OW है। सिंपल। या डाइल्यूशन टेस्ट में पानी मिलाकर देखते हैं, अगर आसानी से मिल गया, डाइल्यूट हो गया, तो OW है। बहुत दिलचस्प। अब दूसरे बाइफेजिक प्रकार पर आते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन में दवा के ठोस कण जो घुलनशील नहीं है वो तरल में फैले होते हैं। कई एंटीसिड या बच्चों की एंटीबायोटिक दवाएं जो पाउडर रूप में आती हैं और पानी मिलाकर बनती हैं, वे सस्पेंशन के उदाहरण हैं। सस्पेंशन बनाने के क्या फायदे हैं? सॉल्यूशन क्यों नहीं बना लेते अगर हो सके तो? इसके कई फायदे हैं। पहला, जो दवाएं घोल में अस्थिर होती हैं, मतलब जल्दी खराब हो जाती हैं, वे सस्पेंशन के रूप में ज्यादा स्थिर रह सकती हैं। जैसे पेनिसिलिन G पानी में टिकाऊ नहीं है तो उसका सस्पेंशन बनाया जाता है। अच्छा। दूसरा, कड़वी दवाओं का स्वाद छुपाने में मदद मिलती है। जैसे क्लोराम्फेनिकोल दवा बहुत कड़वी है, लेकिन इसके कम घुलनशील रूप पैल्मिटेट एस्टर का सस्पेंशन बनाकर स्वाद काफी बेहतर किया जा सकता है। बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, स्वाद तो बहुत मायने रखता है, खासकर बच्चों की दवाओं में। बिल्कुल। तीसरा, कुछ सस्पेंशन धीरे धीरे दवा रिलीज करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे असर लंबे समय तक रहता है, सस्टेन रिलीज। लेकिन इमल्शन की तरह इसमें भी तो कण नीचे बैठ जाते होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स हैं आखिर। हाँ, कणों का नीचे बैठना, सेडिमेंटेशन, सस्पेंशन में होता ही है। लेकिन यहाँ जरूरी बात यह है कि वे कैसे बैठते हैं। 2 तरह की स्थितियां हो सकती हैं, डीफ्लॉक्यूलेटेड और फ्लॉक्यूलेटेड। डीफ्लॉक्यूलेटेड। डीफ्लॉक्यूलेटेड में कण अलग अलग रहते हैं और धीरे धीरे बैठते हैं, पर नीचे एक सख्त केक या परत बना सकते हैं, जिसे हिलाकर वापस मिलाना बहुत मुश्किल होता है। इसे केकिंग कहते हैं। ओ, केक बन जाना तो गड़बड़ है। हाँ, अगर ऐसा हो गया तो हर डोज में दवा की मात्रा सही नहीं मिलेगी, कभी कम कभी ज्यादा। तो फ्लॉक्यूलेटेड बेहतर है? फार्मास्यूटिकल नजरिए से अक्सर हाँ। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में कण जानबूझकर ढीले ढाले गुच्छे बना लेते हैं, इन्हें फ्लॉक्स कहते हैं। ये गुच्छे जल्दी बैठते हैं, लेकिन नीचे एक नरम फूली हुई तलछट बनाते हैं। अच्छा, नरम। हाँ, नरम, जिसे बस बोतल हिलाने से आसानी से वापस एक समान घोला जा सकता है, रीडिस्पर्स हो जाता है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सस्पेंशन में कणों का नीचे बैठना उतना बुरा नहीं है, जितना कि उनका ऐसे जम जाना कि वो दोबारा मिल ही ना सके। ये फ्लॉक्यूलेशन का कॉन्सेप्ट दवा की सही डोज के लिए बहुत जरूरी है। ये तो काउंटर इंट्यूटिव है थोड़ा। जल्दी बैठना बेहतर है अगर वो आसानी से मिल जाए। बिल्कुल।
इन्हें बनाने के लिए क्या खास एडिटिव्स चाहिए होते हैं इमल्शन से अलग? हाँ, कुछ अलग एडिटिव्स लगते हैं। वेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब दवा के कण पानी से भीगना न चाहें, मतलब हाइड्रोफोबिक हो। ये एजेंट कणों की सतह पर फैलकर उन्हें गीला होने में मदद करते हैं। ठीक है। फिर सस्पेंडिंग एजेंट्स या थिकनिंग एजेंट्स जैसे मिथाइल सेल्यूलोज या अकेशिया मिलाए जाते हैं। ये तरल को गाढ़ा बनाते हैं, विस्कोसिटी बढ़ाते हैं, जिससे कण धीरे धीरे बैठें। और कभी-कभी फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स भी मिलाए जाते हैं, जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कणों को नियंत्रित तरीके से फ्लॉक्स बनाने में मदद करते हैं ताकि केक न बने। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जिक्र भी था स्रोतों में, वो भी सस्पेंशन है? बिल्कुल, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पानी में बना सस्पेंशन है। एंटासिड और लैक्सेटिव का काम करता है। जानकारी में रिकॉन्स्टिट्यूशन शब्द का भी जिक्र है। हाँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये उस प्रक्रिया को कहते हैं जब दवा सूखे पाउडर के रूप में आती है स्थिरता के लिए, और इस्तेमाल से ठीक पहले उसमें तय मात्रा में पानी या दूसरा तरल मिलाकर सस्पेंशन या सॉल्यूशन बनाया जाता है। बहुत सी एंटीबायोटिक सिरप ऐसे ही तैयार की जाती हैं फार्मेसी में। अच्छा, जो पाउडर आता है और फार्मासिस्ट पानी मिलाकर देता है? हाँ, वही रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो आज हमने तरल दवाओं की इस पूरी दुनिया की एक तरह से यात्रा की, समझा कि कैसे मोनोफेजिक और बाइफेजिक फॉर्म्स अलग हैं और सॉल्यूशन से लेकर सस्पेंशन तक हर एक को बनाने और स्थिर रखने में कितना विज्ञान और बारीकी शामिल है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि दवा किस रूप में दी जा रही है, क्योंकि ये उसकी स्थिरता, शरीर में उसके अवशोषण और असर को सीधे प्रभावित करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की घुलनशीलता के अनोखे व्यवहार से लेकर इमल्शन के लिए सही HLB वाले एजेंट चुनने तक और सस्पेंशन में कणों के बैठने के तरीके को नियंत्रित करने तक हर कदम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा में एक और बात ध्यान खींचती है, स्रोतों में नैनो इमल्शन का भी हल्का सा जिक्र था। ये ऐसे इमल्शन हैं जिनके कण बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, नैनोमीटर स्केल पर। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ये नैनो टेक्नोलॉजी तरल दवाओं को कैसे बदल सकती है। क्या नैनो साइज के कण दवा को शरीर में बेहतर तरीके से घुलने और सही जगह पर पहुंचने में मदद करेंगे? क्या इससे सॉल्यूशंस और इमल्शंस, सस्पेंशंस जैसी चीजों के बीच का फर्क और कम हो जाएगा? शायद इससे दवाएं ज्यादा असरदार होंगी और उनके साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। संभव है। ये निश्चित रूप से आगे देखने और समझने का एक रोमांचक पहलू है और एक विचारणीय प्रश्न भी। निश्चित रूप से। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए धन्यवाद।